हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। बीएसएफ से संबंधित ये जो है सीरीज़ आपकी चल रही है, आपको सबको पता है कि ये इसकी पहली क्लास है। जो बच्चों ने बताया था कि इनकी बीएसएफ और सीआरपीएफ जो सीआईएसएफ फायरमैन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और जो 41 एफएडी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, तो बच्चों ने कॉल और मैसेज किया था। तो उन्होंने बताया था कि सर मैथ के प्रैक्टिस सेट लाओ। तो मैंने ये सभी क्लासें चलाई हैं। पहली क्लास जो है आज मैथ की होने वाली है। ये जो क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा ये आपके परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। ये स्पेशल क्लास जो है ज़्यादा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी बीएसएफ के सारे क्वेश्चन लिए मैंने, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पहले पूछे गए हैं वो, तो इनसे संबंधित अपन बात करेंगे। तो कैसा रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपको समझ आया कि नहीं आया, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये पहले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं, जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना किसी भी तरह की पीडीएफ के लिए और इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए भी। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया, ये दिया गया पहला क्वेश्चन आपका कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, ये क्वेश्चन दिया गया। अब देखो, ये पहले ही चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन बनता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का योग जो रहता है वो प्राकृत संख्याओं का जो योग रहता है, प्राकृत संख्याओं का योग रहता है n इंटू n+1/2। ये प्राकृत संख्याओं का योग रहता है n इंटू n+1/2। यहाँ जो n होता है, ये प्राकृत संख्या n से डिनोट की जाती है। n हमेशा यहाँ लास्ट संख्या रहती है, अंतिम नंबर होता है, अंतिम संख्या रहती है। जब संख्या 1 से शुरू होती है तब, तो n अंतिम संख्या आपकी। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के योग की बात करें तो n की वैल्यू कितनी, यहाँ रखो इसकी जगह 50, तो मैं यहाँ रख के दिखा देता हूँ आपको। तो ये बन गया 50 गुणा 50 + 1 51 और बटे ये 2। तो ये 2 से काटेंगे तो ये चला गया आपका 25 पे, ये बन गया आपका 25। 25 गुणा 51 करोगे तो ये 5 एकम 5। तो देखो 25 5 125 और 2 कितना बन गया, ये 127, यानी कि 1275 ये आपका आंसर। लेकिन जब भी इस तरह का सवाल दिया गया तो आपको पूरी गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने निकाल के देखा कि आपका आंसर आ गया 75। मान लो इस तरह की आपको कोई भी गुणा करनी है, मैं आपको साथ साथ ट्रिक भी समझाता चलूँगा इनकी। तो क्या होता है कि 5 और 1 की गुणा करोगे तो इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 5। तो ऑप्शन में इकाई का अंक कौन सा है, 5। तो सभी ऑप्शन में देखेंगे जिसमें इकाई का अंक 5 होगा वो अपना आंसर होगा। अगर 2 ऐसे ऑप्शन दिए गए तो आपको पूरा करना है फिर। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो आपको ये ध्यान रखना आज से कि प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n+1/2। ये समझ आ गई। मैं सीधे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और ये क्लास हमारी लगातार रहने वाली है। अगर कोई चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में ना आए या कुछ भी आप समझना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दे, उससे संबंधित अलग से क्लास आपकी लगा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते अपन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मैं इनको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये दिया गया है कि 1 2 3 ऐसे चलती चलती 100 तक की संख्याएं दी गई है। तो आपको पता है 1 + 2, देखो ये दिया गया है 1 + 2 + 3, इस तरह से चलते चलते 100 तक है। संख्या 1 से शुरू हुई है और 100 तक की संख्याओं का योग चाहिए। तो अपने को वही करना है कि सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला रहता है, प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला रहता है n इंटू n+1 और बटे 2। n का मान हमेशा अंतिम संख्या, n के n का मान कितना रहेगा, 100। तो यहाँ n की जगह 100 रख लो। 100 गुणा 100 + 1 करना है, तो 100 + 1 कितना आ गया, 101 और बटे 2। तो ये कितने पे चला गया, ये चला जाएगा आपका 50 पे। और 5 की 101 से गुणा करोगे, आपको सबको पता है 5 0 5 और ये 0 की 0, तो कितना आ जाएगा 5050। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको फिर से ध्यान ये रखना है
जो पहला क्वेश्चन था सेम वो, ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। तो सम संख्याओं का योग क्या रहता है, प्राकृत संख्याओं का योग रहता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते अपन। अगला क्वेश्चन ये दिया गया आपका, किसी निश्चित धनराशि का, ये देखो, किसी निश्चित धनराशि का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, किसी निश्चित धनराशि का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज 260 है और साधारण ब्याज जो है ये 250 रुपये होता है। तो अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है कि दर ज्ञात करो इनकी। एक सेकेंड, देखो, तो ये क्वेश्चन दिया गया था अपना कि चक्रवृद्धि ब्याज CI कितनी दी गई, 260 दी गई, और साधारण ब्याज कितना दिया गया, 250। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो, दर अपने को निकालनी। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया, बहुत आसान तरीका है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, यहाँ एक चीज़ मिस कर दी गई, सॉरी, आप ये सही कर लेना। किसी निश्चित राशि का 2 वर्ष का था, ये सवाल में दिया गया था कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज 260 है और साधारण ब्याज 250 है, दर ज्ञात करो। तो देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको ध्यान भी होगा कि साधारण ब्याज जो होता है ना, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। पहली साल जो मिलेगा, दूसरी साल भी उतना ही ब्याज मिलेगा और तीसरी साल भी उतना ही ब्याज मिलेगा, और किसी भी वर्ष के लिए उतना ही ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का अलग अलग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है, लेकिन पहली वर्ष का चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये चीज़ ध्यान रख लेनी अपने को। तो अब अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं बता दूं आपको, देखो, साधारण ब्याज 250 रुपये है, तो ये साधारण ब्याज आपका SI लिख लेता हूँ मैं इसे। तो ये पहली साल और ये आपकी दूसरी साल, 2 साल का टोटल ब्याज 250 रुपये है। तो 1 साल का कितना बन गया, 2 से भाग कर लेंगे, तो 1 साल का ब्याज बन गया 125 रुपये। तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, यानी कि दूसरी साल भी 125 रुपये बने। अब चक्रवृद्धि ब्याज 260 रुपये, मैंने बताया कि पहले साल का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, बराबर रहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका, मैं लिख लेता हूँ CI, तो ये भी पहली साल का कितना बनेगा, 125 रुपये ही बनेगा। सही है ये बात। अब 260 रुपये टोटल बने, तो 260 में से 125 रुपये घटा दो, तो -125, तो ये आपके कितने बन जाएंगे, 135 रुपये। 135 रुपये जो बन गए, तो दूसरी साल के यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना, 135 रुपये। पहले कितना था, 125, अब कितना बना, 135। कितने रुपए बढ़े वो देखो, तो 10 रुपये बढ़े। ये 10 रुपये जो बढ़े हैं ना, ये बढ़ के मिले कितने पे मिले, 125। और दर निकालनी है, और दर आपको पता है प्रतिशत में है, तो गुणा प्रतिशत के लिए 100 कर रखा है। तो 25 से काट लेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और 5 से कितने पे चला जाएगा, 5 से ये 2 पे, और 4 गुणा 2 ये कितना बन गया, 8%। ये आपकी दर रहने वाली है। तो आपका सही आंसर जो है ये कौन सा हो जाएगा, आपका सही आंसर जो है B हो जाएगा। सही आंसर B हो जाएगी। आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को, एकदम बहुत आसान तरीका। मैं फिर से बता देता हूँ, साधारण वर्ष प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, तो 125 बन गया। चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल का 125, तो दूसरी साल का कितना, 260 माइनस 125, 135 रुपये। तो कितने रुपए बढ़े, 125 से 135 बने, कितने बढ़े, 10 रुपये बढ़े। कितने पे, 125 पे, गुणा 100 कितना बन गया, 8%। ये आपकी दर होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। देखो, ये आसान क्वेश्चन एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ये दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। एकदम आसान सवाल है ये। किस चाल से चल रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। हमें उसकी चाल मीटर पर सेकंड में बतानी क्या होगी। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी गई हो, उसे मीटर पर सेकंड में बदलनी हो, मीटर पर सेकंड में बदलनी हो, तो गुणा करते हैं हम हमेशा 5/2
18 से, और ये 5/18 से गुणा करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको वहाँ कॉन्सेप्ट में बताऊँगा, यहाँ सिर्फ इनको सोल्व करवाना है। तो कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप कहीं भी। तो 72 गुणा 5/18, 18 से 18 चौक 72, 5 चौक 20। तो आपके जो आंसर आएगा ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये आपका सही आंसर होगा। तो आपका आंसर पहला जो है ये सही होने वाला है। अगला सवाल दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 सम संख्याओं को औसत कितना दिया गया 24। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह से कोई सवाल दिया गया हो तो 5 सम संख्याएं दी गई और उनका औसत दिया गया 24। तो जब भी संख्या कोई निश्चित क्रम से दी गई हो, जब भी संख्या कोई निश्चित क्रम से दी गई हो तो बीच में जो संख्या आती ना, बीच वाली संख्या औसत होती है। बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। तो अब देखो ये सारी संख्या औसत जो है ये बीच वाली संख्या है। तो औसत कितने है? 24। तो इस 24 को बीच में रखो, आप 24 को बीच में रखो। टोटल संख्या कितनी है? 5 है। और कौन सी है? सम। तो इससे 2 इससे पहले लिखो और 2 इसके बाद में लिखो, टोटल 5 बन गई। तो इसके बाद में बड़ी संख्या कौन सी? सम 26। और इसके बड़ी बाद में कौन सी? 28। छोटी अगर पूछे तो इससे पहले छोटी सम संख्या 22 और इससे पहले कौन सी? 20। तो आपको जो अगर पूछेगा तो अपने को बताने की बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? 28। ये आपका आंसर, यानी कि 28 ये आपका आंसर, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। देखो थोड़ा यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा होगा आपको, बाकी इतने फास्ट हो जाओगे आप धीरे धीरे, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भाई को। ये संख्या दी गई है आपकी, ये संख्या दी गई आपकी 2/3, 3/4, 4/5। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर। देखो वैसे तो मेनली इनको इस तरह से किया जाता है 2/3, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3/4 और इधर लिख देते हैं अपन 4/5। तो इनको सही करने के लिए क्या कर लिया जाता है, इनके ऊपर इनके साथ एक एक जीरो लगा लो, जीरो लगा लो, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है इसलिए। तो भाग करके देखोगे तो ये 3 6 18, 6 पॉइंट कुछ आएगा, 4 7 28, ये 7 पॉइंट कुछ आएगा, और ये 5 से 8 पे चला जाएगा, यानी कि 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो बड़ी संख्या जो पूछी है हमसे, तो आपको पता है ये बड़ा नंबर है 8 पॉइंट, तो ये ही बड़ी संख्या होगी, यानी कि 4/5। लेकिन जब भी ऐसा सवाल दिया गया तो आपको सिंपल देख लेना है, जैसे 2/3 है, 3/4 है और 4/5 है। तो आप देख रहे हो ये संख्या की इनके पदों का अंतर जो है ना, अंश और हर का अंतर 1 है, 3 और 4 का अंतर 1 है, 2 और 3 का अंतर 1, इनका अंतर बराबर हो तो बड़ी संख्या ही बड़ी होगी और छोटी संख्या ही छोटी होगी, यानी 4/4 बड़ी है और 2/3 आपकी छोटी संख्या होगी। तो आपका जो इसका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बड़ी संख्या पूछी, यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 4/5। हमें ये सवाल पूछा अगली बार कि 18, 21 और 36 का HCF याद करो। वैसे तो आपको सबको पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर सके वो इनका HCF होगी। तो आप निकाल सकते हो। 3 से देखो ये भाग जाती है, 3 6 18, 3 7 21, 12 3 36 भाग जाती है। लेकिन ये 6 से भी भाग जाती है कि नहीं जाती, ये देखेंगे। तो 6 से 36 18, 6 6 36, लेकिन 21 भाग नहीं जाती, यानी कि ये नहीं हो सकता। 12 से ये भाग जाती है 36, लेकिन ये दोनों नहीं जाती, और 4 से भी नहीं जाती। तो इनका HCF कितना बन जाएगा? 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आई होगी। सीधा करके देख लेंगे। ये दिया गया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कोई दिन 2 वर्ष में अपने आप का कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। दर प्रतिशत ज्ञात करो। देखो एकदम सिंपल है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो 3 गुना हो जाता है, अगर ये बात कहे ना, तो इसका मतलब होता है कि मिश्र धन। तो मिश्र धन की जब भी बात करें हो जाता है, यानी कि मिश्र धन की बात करें, तो दर पूछे या समय पूछे तो ये एक फॉर्मूला होता है, इससे कर लेना। समय गुणा दर बराबर रहता है 100 इंटू गुणा और -1। तो समय कितना दिया गया आपको? समय दिया गया तो यहाँ रख लो, और दर दी गई हो तो यहाँ रख लेना, या जो निकालना हो वो रख ले। तो समय दिया गया 2, दर अपने को निकालनी, x मान लो बराबर 100
इंटू गुणा, कितना गुणा है 3, 3 माइनस है कितना हो गया 2, तो 100 गुणा 2 कितना बन गया 200। तो मैं लिख सकता हूँ 200 बराबर है 2 गुणा x यानी कि 2x, और 2 से ये कितने पे चला गया 100, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 100। दर है तो दर प्रतिशत में मिलेगी, यानी कि 100%, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ आई होगी आपको ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो आसानी क्वेश्चन दिए गए, लेकिन फिर भी आपको इनके लिए बहुत मेहनत करनी है। अब की बार कंपटीशन अच्छा होने वाला है, और कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वैसे तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्लास आपकी रेगुलर रहने वाली है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई बिना कहे। 0.36, 0.45 और ये दिया गया 1.414। देखो मैं आपको बता दूं पहले तो कि जब भी ऐसी वैल्यू दी गई है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है, यानी दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, फिर किया जाता है कुछ भी हो। तो देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 0 लगा सकते हो, यहाँ पर 0 लगा सकते हो। तो ये कितना बन गया 4, ये कितना बन गया 6, 5, 11 + 1 ये कितना बन गया 12, यानी कि 12, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और एक अपना कितना, एक कैरी थी हासिल थी 12, और ये एक और एक कितना बन गया 2, ये आपका बन जाएगा 2.224। 2.224 नहीं ऑप्शन में, कहीं गलत तो नहीं जोड़ दिया। देखो 4 4 1 7 और 5 12, एक रह गई अपनी पास, 4 4 8 3 11 1 12, एक और एक 2, सही है 2.224 ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें एन या गलती से यहाँ लिखा गया होगा 2.224, ये बन जाएगा मान लो सी। तो ये आपका इसका सही आंसर। आपको जोड़ने का तरीका पता चल गया कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, और पीछे जो नंबर फालतू रह गए आप 0 लगा सकते हो, या आप ऐसे कैसे लिख सकते हो। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट कर लेना। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको खतरनाक ट्रिक जो है बताने वाला हूँ। एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग कितना दिया गया है 5 सही 1/5 है। ये ऐसे लिखा है 5 सही 1/5 है। तो भिन्न ज्ञात करो। देखो भिन्न हमें नहीं पता, या तो आप ऑप्शन से देखो या फिर ऐसे कर सकते हो। तो कैसे देखोगे, या तो इनको ऑप्शन से उठा के देखो, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे करना, जब भी सिंपल ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो क्या करना, इन दोनों की गुणा करी जाती है, आपको सबको पता है 5 5 25 और एक ये जोड़ लिया जाता है। तो ये कितना बन गया 26, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको, 26/5 बन गया। 26/5 बन गया तो नीचे तो 5 आना चाहिए, यानी 2 ऐसी संख्या लो जिनकी गुणा करूँ तो 5 आ जाए। तो 5 और एक ले सकता हूँ, जिनकी गुणा करूँ तो 5, और कोई नंबर है नहीं। और उन दोनों संख्याओं का अगर वर्ग करूँ तो उनका वर्ग करने पर 26 बन जाना चाहिए। तो 5 की वर्ग कितनी होती है 25, 1 की वर्ग कितनी होती है 1, तो 25 और प्लस 1 कितना बन गया 26। यानी कि या तो अपना आंसर 5 होगा या अपना आंसर 1 होगा, यानी कि 1/5 होगा। तो 1/5 और 5 इन दोनों को जोड़ूँ तो 5 5 25 और ये कितना बन गया 26, यानी कि 1/5 ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1/5। और इस भिन्न में तो दिया भी गया था 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखो, एकदम आसान क्वेश्चन दिया गया था। ये दिया था 78534 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। देखो 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको दोनों ही चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि ये एकदम आसान क्वेश्चन है और दोबारा कभी गलती भी ना हो। एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। एक होता है जातीय मान। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इन सब क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे, यानी कि उनको समझ आता होगा ये सब चीज़ें और उनको आसान लगती होंगी। तो कोई बात नहीं, हम इनके अच्छे भी क्वेश्चन लेके आएंगे, ये पहली ही क्लास है धीरे धीरे। तो स्थानीय मान तो जो वैल्यू रहती हो ना, वो कौन से स्थान पे है, इकाई के अंक पे है या दहाई के अंक पे या सैकड़े के अंक पे, वो तो स्थानीय मान होता है। जातीय मान, हम अपनी जाति कभी बदलते हैं क्या, नहीं बदलते, यानी कि ऐसे समझ लेना है कि जातीय मान जो वैल्यू होती है वो खुद ही होती है। अगर हमसे कोई पूछे कि 5 का जातीय मान, तो 5 का तो जातीय मान कितना रहना है 5। स्थानीय मान की बात करूँ तो स्थानीय मान कौन से अंक पे आए, यानी कि 5 के बाद कितने और अंक है, 2 और अंक है, तो 5 के बाद 2 0 और लगा दो, यानी कितना आ गया 500, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको पूछे 8 का स्थानीय मान, तो 8 के पीछे कितने अंक आए 3, तो 3 0 लगा दो, तो 8000 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका सही आंसर कौन सा बन जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का क्वेश्चन आपका
तो ये 12 का जो क्वेश्चन दिया गया भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो को, और मैं आपको लास्ट तक पढ़ाऊँगा। देखो यूट्यूब पे आपको कोई रेगुलर नहीं पढ़ाएगा इसमें बीएसएफ के लिए, क्योंकि ये छोटी भर्तियाँ होती हैं, इनके लिए बड़े यूट्यूबर्स जो भी होते हैं, यूट्यूब वाले जो एजुकेशनल चैनल है वो भी नहीं पढ़ाते हैं, और मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा, इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ। लेकिन आपको भी इसमें थोड़ा साथ देना पड़ेगा हमारा। तो ये दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो 10, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभक्त। तो देखो छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो अपने को हमेशा एलसीएम निकालना होता है, और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हमें हमेशा एचसीएफ निकालना होता है। तो छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो एलसीएम निकालना है इनका, 10, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब ये होता है इन संख्याओं से भाग जानी चाहिए वो नंबर। वैसे तो एलसीएम हम सिंपल ऐसे निकालते हैं 10, 12, 15 और 20, उसके बाद यहाँ ऐसे करके ऐसे 2 से भाग जाती है, 2 से भाग 2, 3 से जाती, 3 से, तो 2 से 5 पे चलेगी 6, 15 और 2 से कितने पे चलेगी 10 पे। उसके बाद फिर 2 से भाग कर लेते हैं अपन, 2 से कितने पे चलेगी 5, 3, 15 और कितने पे चलेगी 5, फिर 5 से कर लेते हैं, ये 1, 3, 3 और ये 1, फिर 3 से चली जाएगी, 3 से कितना आ जाएगा 1, 1, 1, 1 सब चलेगा। तो इनकी गुणा कर लेंगे, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 60। वैसे हम आसानी से ऑप्शन से ही देख सकते थे कि 30 है, ये 10 से तो भाग जाती, 12 से भाग जाती नहीं जाती, तो ये नहीं हो सकता। 60 है तो 60 10 से भी जाती है, 12 5 60, 15 चौक 60, 20 चौक 60, 20 तिया 60 सॉरी, तो ये 60 आपका सही आंसर हो जाता। आई होप आपको समझ आई होगी। ये सब चीज़ें मैं आपको चुटकियों में समझा दूंगा, बस आपको लगातार बने रहना है, चाहे कुछ भी ना आए तो भी एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा मैं सारी चीज़ें। 3 संख्याएं दी गई जिनका अनुपात 1, 2, 3 है, और उनका एचसीएफ कितना दिया गया 12। छोटी संख्या बताएं। देखो एचसीएफ हमेशा कॉमन नंबर होता है, पहली संख्या 1 है, दूसरी 2 है, 3 है, तो एचसीएफ जो है ना ये इनके अंदर ही छुपा हुआ है, तो इनको इनसे गुणा कर लो, वो संख्या आ जाएगी 12। तो एचसीएफ हमेशा कॉमन होता है, तो गुणा 12, तो 12 तिया कितना आ गया 36, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12। तो सबसे छोटी संख्या अगर हमसे कोई पूछे तो कितना आ गया 12, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। तो 8, 27, 64 और 125, ये कई बार ये सवाल रीजनिंग का भी पूछ लिया जाता है सीरीज़ में, और कई बार ये सवाल मैथ्स में भी पूछा जाता है। तो 8 आ गया, 27, 64 और 125 आगे यहाँ क्या आएगा ये पूछे। तो देखो आपको वर्ग और घन याद होनी चाहिए, स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए। अब 8 लिखा है यहाँ, पहले ही 8 लिखा है, आप देख पा रहे हो। तो 8 कैसे लिखा गया, तो मैं आपको बता दूँ कि 2 की पावर 3 होती है ना, 2 की पावर 3 होती है 8 भाई, ये याद कर लेना 20-25 तक। 3 की पावर 3 होती है 27 है, 4 की पावर 3 होती है 64, अब आपको समझ आ गया होगा कैसे लिखे। 5 की पावर 3 होती है 125 है, और 6 की पावर 3 कितनी 216। ये 5 तक लगातार लिखिएगी तो 6 की पावर 3 216, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 216, यानी कि बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो 105, 70 और 210 इनका एचसीएफ निकालना है। अब मैंने बताया एचसीएफ हमेशा कॉमन नंबर होता है, या तो इनसे भाग दे के देखो, या फिर भाग अगर आप नहीं दे पाते हो तो मैं आपको आज एक बात और बता देता हूँ, आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे ये 2 नंबर दिए गए हैं 105, ऐसे मत करना बचपन में जैसे करते थे कि 105 को छोटी संख्या से भाग दो 70 से, 70 एकम 70, कितना बच गया 5, 3, 35, फिर 35 से भाग करो, 35 दूनी 70, फिर 35 की 210 में भाग दे के देखो। ऐसे मत करना, आपको क्या करना है, सिंपली कितनी भी संख्याएं दे दे उनमें से, ये 3 संख्या देगी उनमें से 2 छोटी वाली संख्या ले लो, एक 70 है एक 105 है, इन दोनों का अंतर देखो। कितना भी बड़ा क्वेश्चन है ऐसे ही करना है। 170, 105 और 70 का अंतर जो है 35 है, तो या तो इनका एचसीएफ 35 होगा, या 35 का कोई ना कोई फैक्टर, यानी कि 5 गुणा 7 ये हो सकता है, 5 या 7 में। सब देखो 35 से ये तो भाग जाती, ये भी जाती, और 35 गुणा 4 करके देखोगे ना, 35 गुणा 6 सॉरी,
5 30, 6 18 और 2 21, 210, यानी कि ये भी 6 पे भाग चली जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा बन जाएगा? 35 बन जाएगा। 35 से बड़ा 35 का मल्टीपल जो 70 भी है, लेकिन 70 में 105 में भाग नहीं जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा बन जाएगा? 35 बन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आपको ये भी पता है कि आपके 15 ही क्वेश्चन नहीं आने वाले, आपके जब 25 क्वेश्चन आने वाले दोनों ही परीक्षाओं में, और मैं 25 क्वेश्चन की ही आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन मैं आपका रिस्पांस कैसा रहता है उसी हिसाब से आगे चलेंगे अपन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, बिना कहे। बहुत मेहनत लगती है इनमें, क्योंकि पहले मैं आपके लिए देखो PDF बनाता हूँ, उसके बाद ये क्लासें लाइव और बहुत सारा सिस्टम होता है इसके लिए, जो ट्यूशन आपके लिए निकाल के लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। और वीडियो कैसी लगी आपको ये भी बता देना। आप अगर कुछ इनमें एक्स्ट्रा सुधार चाहते हो तो भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन आप अगर समझ नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम में भी लिंक ओपन है पोस्ट के नीचे, वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हो अगर आप यूट्यूब पे नहीं करते हो तो। ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। जो भी यूट्यूब पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।